नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में स्वागत है। कल जहां हमने क्लास को समाप्त किया था, वहीं से हम पढ़ना शुरू करेंगे। आज इस क्लास का पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 था, आज हम पार्ट 2 से शुरुआत करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि हमको इसमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, कल हमने कैबिनेट मिशन से पहले की सारी जो घटनाएं थी भारतीय संविधान की मांग को लेकर, 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था और किस प्रकार से क्रिप्स मिशन की जो बातचीत थी या क्रिप्स मिशन को जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन का यह मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात ना तो मुस्लिम लीग को गवारा थी और ना ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रास आई। तो दोनों ही जो राजनीतिक दल थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि भाई हम द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ मरना नहीं चाहते, हम हमारे संविधान का निर्माण करना चाहते हैं और हम हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ भारत को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। तो ये जो बात है आपकी अच्छी नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन असफल घोषित हो गया और फिर क्रिप्स मिशन के बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने संविधान सभा और संविधान के निर्माण की बातचीत जारी रखी। और इसी दौर में फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार की जो है द्वितीय विश्व युद्ध ने कमर तोड़ के रख दी और ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कमजोर होती गई। और तब ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि भारत को अब स्वतंत्र कर देना चाहिए। जब भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए तो अब क्या किया जाए? तो भारतीयों को सत्ता का शांतिपूर्वक ढंग से या शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहिए। ये बात ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश संसद ने जो है कही। तो अब किस प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को किया जाए? तो उसके लिए एक कमीशन भेजा गया, एक डेलीगेशन भेजा गया। इस डेलीगेशन को कहा गया कैबिनेट मिशन। यह कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसका मुख्य उद्देश्य था शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों के हाथ में कर देना, अर्थात ब्रिटिश सरकार से सत्ता लेकर भारतीयों को दे देना। और इसी क्रम में कि भाई भारतीय किस प्रकार से अपनी शासन सत्ता चलाएंगे, किस प्रकार से अपनी राज व्यवस्था को संचालित करेंगे, उसके लिए एक कानूनों के पुंज अर्थात भारतीय संविधान की आवश्यकता होगी, कानूनों की आवश्यकता होगी। भाई कुछ कानून तो होने चाहिए रूल करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए। तब जाकर जो है इसने कहा कि भाई भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना और संविधान सभा का गठन करना, ताकि भारतीयों के लिए एक नया संविधान बनाया जा सके। ठीक है दोस्तों, ये जो था ये डेलीगेशन 3 सदस्यों का था। इसमें 3 सदस्य शामिल थे। पहला सदस्य जो था, इसका अध्यक्ष था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो कि इसका अध्यक्ष और तत्कालीन भारत सचिव था। ठीक है। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे उस समय के तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर एक ब्रिटिश हुकूमत के ही नुमाइंदे थे जो इस डेलीगेशन या इस संगठन में शामिल हुए थे। और ये तीनों लोग भारत आए और इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता का भारतीयों के हाथों में ट्रांसफर करना था। ठीक है। और एक संविधान सभा का गठन करना था। जब ये 24 मार्च 1946 को भारत आए, आने के बाद में सभी भारतीय नुमाइंदों के साथ, सभी राजनीतिक दलों के लीडर्स के साथ इन्होंने बातचीत करी और करने के बाद में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई कि भाई किस प्रकार से भारतीय शासन का, या कहे भारतीय राजतंत्र का हस्तांतरण भारतीयों को करना है और किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तब 16 मई 1946 को 16 मई 1946 को ब्रिटिश हुकूमत के इस डेलीगेशन ने अपनी कुछ सिफारिशें या अपनी कुछ बातें इन भारतीय जन आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे, सभी पार्टियों के जो नुमाइंदे थे, उनके सामने ये बातें रखी कि भाई किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाएगा और वो संविधान का निर्माण करेगी। तो 16 मई 1946 को इनकी सिफारिशें
प्रस्तुत की गई और इनकी सिफारिशों में जो था वो ये था कि संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता के द्वारा वयस्क मताधिकार के माध्यम से इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव नहीं किया जाएगा, बल्कि राज्य के जो विधान मंडल है उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे, जबकि भारतीय जनता इनका जो है चुनाव नहीं करेगी। ठीक है, तो पहली बात जो है कैबिनेट मिशन ने रखी कि भाई संविधान सभा में जो भी सदस्य आएंगे, चुन के आएंगे, उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। और वो कौन करेंगे? तो राज्यों की या प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा जो है इनका चुनाव किया जाएगा। अब ये बात क्यों रखी? तो बात इसीलिए रखी कि अगर प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए जाते तो खर्चा बहुत ज्यादा आता, समय बहुत कम आता। चूंकि ब्रिटिश हुकूमत के पास में समय बहुत कम था और समय की वैधता को देखते हुए भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करना था, इसीलिए प्रत्यक्ष रूप से चुनावों को अच्छा नहीं माना और एक सीमित समय में, एक कम समय में जो है संविधान सभा का निर्माण करना था। इसीलिए परोक्ष रूप से या कहे इनडायरेक्टली या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाना उचित था, तब इस चीज को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात थी कि कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा में सदस्य कितने होंगे ये निर्धारित किया। यानी कि फिर संविधान सभा ने कैबिनेट मिशन योजना ने कहा कि जो भारतीयों के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनेगी उसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? तो उन्होंने कहा 389 यानी कि 389 सदस्य होंगे। अब ये 389 सदस्य कहां से चुन के आएंगे? तो 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आएंगे, जहां पर सीधा ब्रिटिश अधिकार था। ठीक है, जहां पर ब्रिटिश नुमाइंदा बैठता था, एक सर्वोच्च ब्रिटिश नुमाइंदा वहां बैठता था और उसका शासन काज करता था, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, जो कि 292 सीटों में विभाजित हुए कि 292 यानी कि 292 मेंबर्स ब्रिटिश स्टेट से आएंगे। ठीक है, 93 सदस्य जो है वो कहां से आएंगे? प्रिंसली स्टेट्स या कहे देसी रियासतों से चुन के आएंगे और 4 सदस्य जो है वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुन के आएंगे। यानी कि यहां पर चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जो है आज के जिस प्रकार से यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, यानी कि आज भारत के पास में या भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है जो कि सीधे केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, और वहां पर जो है उप प्रशासक या उप राज्यपाल का पद होता है जो कि सीधे केंद्र सरकार के अंडर होता है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट करता है। तो ठीक इसी प्रकार से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में कार्य क्या करते थे। यानी कि आप इतना सा समझिए, जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे आज के यूटीज यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसी की तरह थे। पहला कौन सा था? तो दिल्ली। दूसरा था अजमेर मारवाड़ या इसको अजमेर मेरवाड़ा भी बोलते हैं। ये कुर्ग क्षेत्र जो था कर्नाटक का था और ये बलूचिस्तान जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। यहां से एक एक सीट का प्रावधान किया गया कि 389 सदस्य होंगे संविधान सभा में, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से चुन के आएंगे। यानी कि प्रांत का मतलब जिस प्रकार से आज हर प्रांत का, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी, जिसका स्वतंत्र मुख्यमंत्री होता था, उस समय यहाँ पर एजेंट टू द गवर्नर जनरल यहाँ बैठता था जो कि पूरे ब्रिटिश प्रांत का जो प्रशासन है, राजस्व है, वो देखता था, जिस प्रकार से आज एक मुख्यमंत्री देखता है। तो ये 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत से आनी थी, 93 प्रिंसली स्टेट्स या कहे देसी रियासतों से आनी थी और 4 जो सीटें हैं वो इन 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुनी गई या कहे निर्धारित की गई और टोटल हो गए 389 मेंबर्स जो कि संविधान सभा में होंगे। ये बात जो है कैबिनेट मिशन ने कही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर कैबिनेट मिशन ने कहा कि जो संविधान सभा के जो सदस्य है इनका चुनाव कैसे होगा? तो इनका चुनाव जिस प्रणाली से होगा, जिस विधि से होगा, वो विधि थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से इन सभी सदस्यों का चुनाव होगा। यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है उसको समझिए। यद्यपि इसके बारे में जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको इस चीज के बारे में बता देता हूं कि ये क्या है।
दोस्तों इसमें क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में कि हर एक उम्मीदवार को जो है मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। ठीक है, और अगर वो कोटा प्राप्त करता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब जो यहाँ पर मतदाता है, जो भी उम्मीदवार को मत दे रहे हैं, उनको वरीयताएं भरनी होती है कि भाई हमारा पहला मत जो है इस उम्मीदवार को है। अगर ये उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो दूसरा उम्मीदवार जो है ये है कि हमारा मत जो है दूसरे उम्मीदवार को मिले। तो कहने का मतलब ये है कि जो उम्मीदवार होता है, जैसे कि लेट सपोज राष्ट्रपति के पद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं, उनको भी जो है एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से चुना जाता है। लेकिन अब इस मत में जो मतदाता होते हैं सभी राज्यों के निर्वाचित या विधानसभाओं के, दिल्ली पौंडुचेरी के जो विधानमंडल है, इधर जो विधानसभाएं हैं, उन सभी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अब ये जो मेंबर्स है, सभी जो निर्वाचित विधायक है, वो जब मतदान करते हैं तो एक वरीयता के क्रम में मतदान करते हैं कि भाई हमारा पहला मत जो है इनको जाना चाहिए। अगर ये व्यक्ति न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है तो हमारा दूसरा मत जो है इनको जाना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से जब मतदान होता है और मतदान के पश्चात जब कोई उम्मीदवार एक मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करके आगे बढ़ जाता है तो उस उम्मीदवार को जो है विजयी घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्यों का भी चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से किया गया। ठीक है, अब दूसरी बात कि देशी रियासतों के सदस्यों का चुनाव होगा या नहीं होगा, अगर क्या वो चुन के आएंगे, क्या वो मनोनीत होके आएंगे, किस प्रकार से वो संविधान सभा में प्रिंसली स्टेट्स के उम्मीदवार को लाया जाए, इसके लिए जो है एक समिति का गठन किया गया इस चीज पे विचार करने के लिए, और उस समिति का नाम दिया गया वार्ता समिति। यानी कि वार्ता समिति का जो गठन किया गया उसका काम यह था कि प्रिंसली स्टेट्स अर्थात देशी रियासतों के सदस्यों को संविधान सभा में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्या निर्वाचन होगा उनका, क्या वो मनोनीत होके आएंगे। तो अंततः वार्ता समिति ने अपना डिसीजन दिया कि भाई देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि है या देशी रियासतों के जो नुमाइंदे है वो क्या है, संविधान सभा में मनोनीत होकर आएंगे। क्या होकर आएंगे? मनोनीत होकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि जब तक संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक सभी राजनीतिक दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे। यानी कि कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि भाई भारत में जितने भी राजनीतिक दल है इन सभी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब क्या होगा कि जब तक संविधान सभा नया संविधान, नया आईन नहीं गठित कर लेती तब तक सभी राजनीतिक दल मिलकर एक अंतरिम सरकार बनाएंगे और वो अंतरिम सरकार के माध्यम से शासन का संचालन होगा। यहाँ पे अंतरिम सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री भी होगा, लेकिन सरकार का जो मुखिया है वो गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया सभी राजनीतिक दल, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, यानी कि इन सभी लोगों ने जब मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया तो अंतरिम सरकार में प्राइम मिनिस्टर चुना गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब प्रधानमंत्री चुना गया तो इनके ऊपर भी एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जो कि सभी सरकार, जैसे कि पहले अभी राष्ट्रपति है तो पहले अंतरिम सरकार का जो प्रमुख था वो था गवर्नर जनरल जो कि ब्रिटिश हुकूमत का एक नुमाइंदा था। तो अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि सभी राजनीतिक दल मिलकर काम करेंगे, लेकिन सर्वोच्च अधिकारी जो होगा, कार्यपालिका का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो ब्रिटिश नुमाइंदा होगा या कहे गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो सभी राजनीतिक दल मिलकर जो है एक अंतरिम सरकार का गठन करेंगे, जो किया भी। और पहले प्रधानमंत्री जो है उसमें कौन बने? पंडित नेहरू बने। फिर अलग अलग पार्टियों के जो लोग थे वो अलग अलग मंत्री बने, कोई शिक्षा मंत्री बना तो कोई स्वास्थ्य मंत्री बना, कोई लेबर श्रम मंत्री बना, ऐसे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तो सरकार जो है, यानी कि जो अंतरिम सरकार है वो शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर शासित करेगी। ठीक है, यानी कि जो भी शासन का संचालन होगा जब तक संविधान नहीं बन जाता तो उस शासन का संचालन करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि जब तक
तुम्हारा संविधान नहीं बन जाता तब तक जिन नियमों के आधार पर शासन का संचालन करना है वो नियम कहां दे रखे हैं? वो नियम दे रखे हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में। यानी कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही तुम्हें शासन का संचालन करना होगा जब तक कि तुम्हारी संविधान सभा एक नए संविधान को नहीं बना लेती। ठीक है, जुलाई 1946 को चुनाव हुए। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जुलाई 1946 को भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और जब चुनाव हुए तो 296 सीटों पर चुनाव हुए। कितने? 296 सीटें। 296 सीटों को मतलब होता है 292 जो ब्रिटिश प्रांत के थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। इन 296 सीटों पर ही जो है चुनाव हुआ, जबकि प्रिंसली स्टेट जो थे 93 सीटें, इन पे चुनाव नहीं हुआ। ये मनोनीत होके आए थे। ठीक है, क्या होके आए थे दोस्तों? ये मनोनीत होके आए थे। मनोनीत। ठीक है, ये मनोनीत होके आए थे और मनोनीत होने का जो निर्णय है वो किसने दिया था? वो वार्ता समिति ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब होता यह है कि जब जुलाई 1946 में चुनाव हुए तो चुनावों के परिणाम क्या रहे? तो इन चुनावों के परिणाम में कांग्रेस को 208 सीटें मिली जो कि सबसे सर्वाधिक थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य राजनीतिक दलों को 15 सीटें मिली। अब ये सीटें जो थी इसमें समाज के सभी तबके का प्रतिनिधित्व था, चाहे वो एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, महिलाएं, इन सभी जो है तबकों को इनमें कहीं ना कहीं सीटें प्राप्त हो गई और इन सभी तबकों का प्रतिनिधित्व इन सभी सीटों में देखने को मिलता है। ठीक है, अब चूंकि कांग्रेस को 208 सीटें जो कि सर्वाधिक है वो ज्यादा मिल गई और मुस्लिम लीग को जो है कम मिली, तब मुस्लिम लीग ने जो है इस चुनाव का बहिष्कार किया और अपने लिए एक सांप्रदायिक राष्ट्र की अलग से मांग करी कि भाई मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र बना दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रतिनिधित्व पहले से ही कम है और अब और कम हो गया। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्या क्या? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और बहिष्कार करते हुए अपने लिए एक नए राष्ट्र की मांग की और उस नए राष्ट्र का नाम जो था वो था पाकिस्तान। क्या था? पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र की मांग की सांप्रदायिकता के आधार पर कि भाई हम मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, इसी के माध्यम से हम अल्पसंख्यकों का या मुसलमानों का जो है भला हो सकेगा। ठीक है, अब होता यह है कि जब चुनाव हुए तो चुनावों में किस प्रकार से सीटें आवंटित की गई, तो हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया और जब सीटों का आवंटन किया गया तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया गया। यानी कि जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे, जितनी भी देशी रियासतें थी, उन सभी का जनसंख्या के अनुपात में एक ब्यौरा लिया गया और जब ब्यौरा लिया गया तब ये डिसाइड किया गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक उम्मीदवार को चुना जाएगा वहां से। ठीक है, अब प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत यानी कि जो है ब्रिटिश प्रांत को जो है जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे जहां से 292 सीटें थी, उन सभी ब्रिटिश प्रांतों को जो सीटें आवंटित की गई उनका निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के आधार पर किया गया। कैसे किया गया? जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहां से मुस्लिम सीट, जहां सिख बहुल क्षेत्र था वहां से एक सिख सीट और सामान्य में सभी को शामिल कर दिया गया। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना दोस्तों, जो ब्रिटिश प्रांत थे डायरेक्ट ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में थे, जहां का शासन, प्रशासन, राजस्व सब ब्रिटिश सरकार के अधीन आता था, तो उनको ब्रिटिश प्रांत कहा गया। अब ब्रिटिश प्रांत जो थे उनको 3 कम्युनिटी के आधार पर सीटें आवंटित की गई। जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होगा और मुस्लिम प्रतिनिधि ही जो है मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट डालेंगे। सिख कम्युनिटी जहां थी तो वहां सिख कम्युनिटी का ही खड़ा होगा और सिख कम्युनिटी ही उसमें मतदान देगी और सामान्य में सबको एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल इन सबको शामिल कर दिया गया, जैन, फारसी जो भी है सबको सामान्य में। ठीक है, जो कि जनरल सीट बोलते हैं। ठीक है, और इन सभी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटकर सीटें आवंटित की कर दी गई और जनसंख्या का दायरा 10 लाख ही रखा गया। कितना रखा गया? 10 लाख ही रखा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्य थे जिनमें से 15 जो है मातृशक्ति भी चुन के आई थी। कितनी? 15 महिला सदस्य भी जो है चुन के आई थी। अर्थात
भारतीय संविधान का जो निर्माण किया, इस दुनिया की आधी आबादी भी उस संविधान निर्माण में मौजूद रही। हालांकि उनका प्रतिनिधित्व कम था, लेकिन फिर भी आज देखें तो दुनिया की आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है। और तत्कालीन समय में जब संविधान का निर्माण हुआ, तब मातृशक्ति भी पीछे नहीं रही, और मातृशक्ति को भी कितनी सीटें मिली? 15 सीटें मिली। और इस मातृशक्ति का भी संविधान निर्माण में या भारतीय आइन के निर्माण में जो है एक बहुत बड़ा योगदान रहा। और ये 15 जो महिलाएं हैं संविधान सभा में चुन के आई और संविधान को एक अमूल्य धरोहर के रूप में रचा। ठीक है, अब ये 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से चुन के आई थी। राजकुमारी अमृता कौर, ये जो है मध्य प्रांत और बराज क्षेत्र से चुन के आई थी। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश से चुन के आई थी। सरोजिनी नायडू बिहार से आए थे। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश से चुन के आए थे। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से चुन के आई थी। लीला राय पश्चिम बंगाल से आए थे। जी दुर्गाबाई जो है वो मद्रास से चुन के आई थी। हंसा मेहता बंबई से आए थे। रेणुका राय पश्चिम बंगाल से। मालती चौधरी उड़ीसा से। दाक्षायणी वेलागन मद्रास से। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश से। एनी मस्करीनी त्रावणकोर और कोची से चुन के आई थी। और अम्मू स्वामीनाथन जो है मद्रास से चुन के आई थी। तो दोस्तों, ये जो 15 के 15 मातृशक्तियां जो है जिनका संविधान में महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो इनके बारे में कभी जो है सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं कि भाई जो है राजकुमारी अमृता कौर कहां से चुन के आई थी, यानी कि इनका क्षेत्र पूछेगा, यानी कि किस क्षेत्र से किस सीट से ये चुन के आई थी। तो ये 15 के 15 नाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे माने जाते हैं। कभी मान लीजिए इस पे मिलान का क्वेश्चन पूछ ले, यानी कि एक तरफ नाम दे दे और दूसरी तरफ क्षेत्र दे दे। इधर क्षेत्र के नाम लिख दे, इधर नाम यानी कि इधर उम्मीदवारों के नाम और इधर क्षेत्र लिख दे। ठीक है, इनमें से कोई 4 नाम यहां लिख दे और 4 क्षेत्र यहां लिख दे, तो बोलो मिलान कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस पे अपन को ध्यान देना है। ये 15 के 15 नाम वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और माने भी जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो है लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण भी दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि उस समय भी जो है संविधान सभा में भी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कम था। और हाल ही में देखेंगे ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने से पहले भी कि भाई राज्यों की विधानमंडलों में और लोकसभा में कहे या संसद में कहे तो महिला प्रतिनिधित्व या मातृशक्ति का जो प्रतिनिधित्व था वो कम था। ठीक है, अब इसको बढ़ाने के लिए जो है क्या क्या प्रयास किए गए, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, पढ़ाई को लेकर है, अवेयरनेस को लेकर है, तो कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जो 15 नाम है बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखें तो इन मातृशक्ति में से किसने किसने किनका प्रतिनिधित्व किया था? तो दाक्षायणी वेलादुन जो थी उन्होंने संविधान सभा में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। अब यहां प्रतिनिधित्व से बात समझिए, यानी कि दाक्षायणी वेलादुन जो थी उसने या उन्होंने जो है संविधान सभा में दलितों को प्रतिनिधित्व किया। अब कैसे प्रतिनिधित्व कैसे किया? तो जब भी ऐसा कोई भी प्रोविजन संविधान में शामिल किया जाता तो ये दलितों के पर्सपेक्टिव से सोचती थी कि भाई दलितों की क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से संविधान में ऐसी कोई बात न आए जिससे इन दलितों का नुकसान हो जाए। और दूसरी बात है कि अब दलित समाज जो कि पिछड़ा है, अब इसको ऊपर कैसे लाया जाए, समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। तो उनके लिए ऐसा क्या प्रोविजन संविधान में ऐड कर दिया जाए कि भाई उनकी स्थिति सुधरे कालांतर में, और भविष्य जैसे जैसे बढ़ता जाए या भविष्य की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाए, जैसे जैसे वो जो है समाज की मुख्य धारा में आते जाए। तो इन्हीं चीजों को लेकर, अर्थात दलितों के हितों को लेकर, दलितों के नफे नुकसान को लेकर जो संविधान सभा में जो प्रतिनिधित्व करती थी वो दाक्षायणी वेलादुन करती थी कि भाई ऐसा कोई भी प्रोविजन ना आ जाए कि भाई ये तबका जो है पहले से ही पीछे है और पीछे ना चला जाए। ठीक वैसे ही बेगम एजाज रसूल ने संविधान सभा में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया था। अब मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व से हमारा ये तात्पर्य है कि
संविधान में मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, मुस्लिम लीग का क्या विचार था, या संविधान में ऐसी कौन सी जो बातें हैं जो मुस्लिम लीग की है वो शामिल होनी चाहिए, या कहे ऐसी जो बातें मुस्लिम लीग को हर्ट करे या दुख पहुंचाए, या कहे उनके पक्ष में ना हो वो उसमें शामिल ना हो, बल्कि वो बातें संविधान में शामिल हो जो मुस्लिम लीग का कहना है। ठीक है, तो इस बात का जो है बेगम एजाज रसूल ध्यान रखती थी, मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी और मुस्लिम लीग के फायदे या कहे नफे नुकसान के लिए संविधान के प्रोविजंस को लेकर वो बातचीत करती थी। ठीक है दोस्तों, एनी मस्करीनी की बात करें तो एनी मस्करीनी जो थी वो संविधान सभा में प्रिंसली स्टेट्स यानी के देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व करती थी। अब देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व कैसे, तो देसी रियासतों के क्या अधिकार होंगे, देसी रियासतों को किन चीजों में फायदा होना चाहिए, किन चीजों में नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए, देसी रियासतों के लिए ऐसे प्रोविजन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो इन सभी बातों को लेकर जो है एनी मस्करीनी जो है वो प्रिंसली स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है रिप्रेजेंटेशन करती थी या कहे प्रतिनिधित्व जो है वो करती थी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान सभा की कार्य प्रणाली की, तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली जो है वो 12 अधिवेशनों और 166 बैठकों में संपन्न हुई, यानी कि 12 सत्र हुए, यानी कि सेशन कितने हुए इसके 12 सेशन हुए, और मीटिंग्स जो है 167 इसकी मीटिंग्स हुई, और इन सेशन यानी कि 12 सत्रों और 166 बैठकों में पूरा संविधान बनकर तैयार कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो संविधान की जो कार्य विधि है, कार्य प्रणाली जो है वो 12 अधिवेशनों में और 166 बैठकों में 167 बैठक में या मीटिंग्स में समाप्त हो गया और संविधान बनकर तैयार हो गया। अब इन बैठकों में से कुछ बैठकें इंपॉर्टेंट मानी जाती है, संविधान सभा की जो कुछ बैठकें हैं वो इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब वो बैठकें कौन कौन सी है, तो पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी महत्वता को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तीसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसकी भी महत्वता देखेंगे, और अंततः पांचवी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इन तीनों बैठकों को इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों की तीनों जो मीटिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट होते हैं। देखिए कैसे, तो पहली बैठक जो हुई दोस्तों वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक की क्या महत्वता है, तो इस बैठक में जो है क्या हुआ, तो इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वरिष्ठता के आधार पर, किसके आधार पर, इन सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठता के आधार पर इस सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी कि जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा में चुन के आए तो ये सबसे वरिष्ठ मेंबर थे या कहे सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, तो इनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए इनको जो है संविधान सभा का एक कहे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ये अस्थायी थे यानी कि स्थायी नहीं थे, अस्थायी थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे जो संविधान सभा में बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, अब हुआ ये, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बने वरिष्ठता के आधार पर, तो इन्होंने फ्रैंक एंथोनी को, किनको, फ्रैंक एंथोनी को सभा का उपाध्यक्ष बनाया यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ठीक है, इस बैठक का देसी रियासतों ने और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का जो है, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उस बैठक का मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने बहिष्कार कर दिया, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। क्यों शामिल नहीं हुए, मुस्लिम लीग का तो फंडा यही था कि भाई हमें 73 सीटें मिली, हमें बहुमत कम मिला, ठीक है, तो हम तो नहीं आएंगे क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधियों की संस्था नहीं होगी, इसमें हमारे हितों की बात नहीं होगी, हमें तो हमारा अलग देश चाहिए। और देसी रियासतें इसीलिए नहीं आई क्योंकि देसी रियासतों के सामने एक चीज थी, क्या चीज थी, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने इनको स्वतंत्रता दे दी थी कि भाई वो या तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे या फिर भारत राज्य या पाकिस्तान राज्य में से किसी एक राज्य में शामिल हो जाए।
ठीक है, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे। तो इन तीन चीजों पर जो है ये देसी रियासतें जो है किंतु परंतु कर रही थी, इसलिए पहली बैठक में ये उपस्थित नहीं हुए और मुस्लिम लीग ने भी जो है इसका बहिष्कार किया। ठीक है, तो अब कितने सदस्य आए? तो इसमें 207 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। कितने उपस्थित हुए थे? तो अब अगर पूछ लिया जाए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसमें कितने मेंबर थे? तो इसमें टोटल 207 सदस्य जो है उपस्थित हुए। ठीक है, अब इन 207 सदस्यों में से 10 महिला सदस्य भी थी जो उपस्थित हुई थी। यानी कि ध्यान में रखना दोस्तों, कभी जो है प्रश्न में पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इस पहली बैठक में 15 महिला सदस्यों में से टोटल कितनी सदस्य जो है प्रेजेंट रही? तो इसमें 10 महिला सदस्य प्रेजेंट रही। पहली कमला चौधरी, ठीक है, सरोजिनी नायडू, सुचेतना कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, मालती चौधरी, दक्षिणी वेलायुधन और अम्मू स्वामीनाथन, ये 10 जो महिला सदस्य थी वो संविधान सभा में मौजूद रही। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक में मौजूद रही। ठीक है दोस्तों, तो इस बैठक की जो महत्वता है वो दो चीजों से है। पहली है कि भाई कितनी महिला सदस्य आई, तो 10। दूसरी बात है किन्होंने इसका बहिष्कार किया, तो मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने इसका बहिष्कार किया। और अंतिम रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी सभापति चुना गया या अस्थायी चुना गया। अब जो चुना गया है तो कैसे चुना गया है? तो वरिष्ठता के इन सीनियरिटी के आधार पर इनको चुना गया, यानी कि जो है सीनियर जो थे संविधान सभा में, इसीलिए इनको सीनियरिटी के आधार पर जो है चुना गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चले। अगर हम बात करें संविधान सभा की तीसरी बैठक की, तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और इसकी महत्वता क्या है? तो 11 दिसंबर 1946 को जब तीसरी बैठक आयोजित हुई संविधान सभा की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस दिन जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी कि परमानेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट चुन लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। अभी चुना कैसे? ये निर्वाचित हुए। निर्वाचित मतलब यानी कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन्होंने इनके पक्ष में वोट डाला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुन लिए गए। ठीक है दोस्तों, इनके नाम का जो प्रस्ताव है वो आचार्य कृपलानी ने रखा। कैसे? यानी कि जब संविधान सभा बैठी थी तब, यानी कि पहले क्या हुआ करता था कि अपन स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में यह हुआ करता था कि हर शनिवार के शनिवार बाल सभा हुआ करती थी और बाल सभा में जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनने का रिवाज था। तो कोई भी एक लड़का खड़ा होकर जो है एक नाम प्रस्तावित करता, फिर उसका जो है एक लड़का खड़ा होकर समर्थन करता। तो जिसका नाम लिया गया है और जिसका समर्थन करने वाला है, तो जिसका नाम लिया जाता था उसको जो है उस सभा का, बाल सभा का जो है अध्यक्ष बनाया जाता था। तो ठीक इसी प्रकार से संविधान सभा भी एक सभा थी और सभा में बहुत सारे लोग थे। ठीक है, 389 लोग थे। इन लोगों में आचार्य कृपलानी खड़े हुए और बोला कि भाई इस सभा का जो अध्यक्ष होना चाहिए वो राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद का नाम किसने दिया था? तो प्रस्तावक थे आचार्य कृपलानी। ठीक है, इस दिन यानी कि संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इसी दिन नियम समिति का गठन किया गया। यानी कि नियम समिति, यानी कि अब संविधान सभा को काम करना है। संविधान सभा को किस पे काम करना है? तो संविधान सभा को काम करना है संविधान के निर्माण पर। अब जो संविधान के निर्माण पर काम करना है तो काम एक डेकोरम में होता है। ठीक है, जब बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं या सिंगल आदमी भी अगर कोई काम करता है तो एक वे बनाकर काम करता है, एक डेकोरम बना के काम करता है। तो उसी डेकोरम को या उसी वे को निश्चित करने के लिए एक बॉडी का गठन किया गया। इसी बॉडी को क्या बोला गया? इसी बॉडी को बोला गया नियम समिति, जो कि इस सभा के या कहे इस असेंबली के नियमों को तय करेगी। कितने समय तक ये असेंबली काम करेगी, कितने समय तक काम नहीं करेगी, गतिरोध की स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन डिसीजन लेगा, ये सारी चीजें जो है वो कौन करती है? नियम समिति तय करती है। और नियम समिति जो है आज भी संसद में मौजूद है। राज्यसभा की अलग से नियम समिति है, लोकसभा की अलग से नियम समिति है। और इनके अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष होता है। तो
मेन चीज क्या करती है कि लोकसभा राज्यसभा का नियम क्या कहता है, एक लोकसभा का डेकोरम बनाने के लिए क्या चीजें उचित है, उन चीजों को जो है नियम समिति बनाती है। तो ठीक उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी डेकोरम के लिए कुछ नियम आवश्यक थे और उन नियमों को बनाने के लिए एक नियम समिति बनी जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में कार्य करती थी। ठीक है, अब इसी दिन क्या हुआ कि एच.सी. मुखर्जी को, यानी कि एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के एक सदस्य थे, वी.टी. कृष्णमाचारी को जो है, इन दोनों को संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया, उपाध्यक्ष। तो अब सोचना दोस्तों, यहां पे ध्यान रखने वाली योग्य बात है कि संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे। कितने? दो उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे, ये दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो है संविधान सभा की पहली बैठक में दो उपाध्यक्ष चुने गए, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, एक चुना गया तो ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन का तरीका यही हो गया है। पांचवी बैठक की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पांचवी बैठक का आयोजन किया गया और इस पांचवी बैठक में हुआ ये कि इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा। अभी उद्देश्य प्रस्ताव क्या था तो ये समझिएगा दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो था संविधान की नींव। संविधान की नींव कैसे? इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया कि भाई हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, हमारे संविधान में किन किन आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए, हमारे संविधान की क्या प्रकृति रहनी चाहिए, देश के प्रति क्या प्रकृति हो, विदेश के प्रति क्या प्रकृति हो, लोगों को लेकर क्या इसका नेचर हो, उन सभी को डिफाइन किया गया इस उद्देश्य प्रस्ताव में। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेता है और संविधान के पहले अध्याय के रूप में स्थान पाता है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा 13 दिसंबर 1946 को। और ये बैठक कौन सी थी? ये बैठक थी पांचवी बैठक। ठीक है दोस्तों, तो पांचवी बैठक में इसको पंडित नेहरू ने संविधान सभा के पटल पर रखा। ठीक है, अब जब संविधान सभा के पटल पर रखा तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। तो उर्दू में जो ट्रांसलेशन किया गया वो मोहनलाल सक्सेना द्वारा किया गया। अब पूछ लिया जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में ट्रांसलेशन किसने किया, तो वो मोहनलाल सक्सेना जी ने किया था। ठीक है, अब इस बैठक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और एम.आर. जयकर ने, जो कि संविधान सभा के मेंबर थे, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को तुरंत पास करने का विरोध किया। अब तुरंत पास करने का विरोध क्यों किया? इसके पीछे एक रीजन था। दोनों ही इंटेलेक्चुअल पर्सन माने जाते हैं और सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं, जिनको भारतीय संविधान का शिल्पी, जनक या पिता कहा जाता है। तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को ही पास करने पर या पारित करने पर विरोध क्यों किया? तो इनका विरोध करने का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि इस दिन जो है मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्य संविधान सभा में मौजूद नहीं थे। उनका यह मानना था कि अगर उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लेते हैं तो इन फ्यूचर कभी ना कभी मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के सदस्य तो कभी ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आएंगे, और जब आएंगे तो उनके लिए एक नया मुद्दा बन जाएगा कि भाई हमसे तो पूछा ही नहीं, हमारे आने से पहले ही तुम खाना खा चुके थे, हमारे लिए तो खाना रखा ही नहीं। ये तो मतलब एक वही बात हो जाती कि भाई तुम शादी में जल्दी जा रहे हो तो हमारे लिए वेट करना, हम आएंगे तभी तुम खाना खाना, इससे पहले कि तुम सारा चट कर जाओ। तो यही बात होती कि भाई हम जब भी वो आएंगे देशी रियासतों के सदस्य और मुस्लिम लीग के सदस्य, तो वो यही सोचेंगे कि हम देरी से क्या है, आपने तो सारा भोजन चट कर लिया। तो ये वाला मुद्दा हो जाएगा, इसीलिए इसको तुरंत पास नहीं करना चाहिए, हमें उनका वेट करना चाहिए। प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स का और मुस्लिम लीग के मेंबर्स का हमें वेट करना चाहिए। तो हाथों हाथ या कहे आज ही के दिन इसको पारित नहीं करना चाहिए, यह अनुचित हो जाएगा। तो जो है पांचवी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पारित नहीं किया गया और मुस्लिम लीग के मेंबर्स का और देशी रियासतों के मेंबर्स का इंतजार किया गया कि भाई आ जाओ, हम इसको पास करेंगे। अब जब वो नहीं आए, आनाकानी करी या जो भी हुआ है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि
22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है पारित कर दिया गया। अंततः 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया, ठीक है। इससे पहले कुछ मुस्लिम लीग के कुछ देशी रियासतों के मेंबर्स भी जो है संविधान सभा में आ गए थे, ठीक है। आगे चलें। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या? उद्देश्य प्रस्ताव को समझते हैं। तो हर एक संविधान का, दुनिया में जो भी संविधान हो, उस हर एक संविधान का एक दार्शनिक आधार होता है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान का भी एक दार्शनिक आधार है, एक नींव है, जो कि वो है उद्देश्य प्रस्ताव। और इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, और यही आगे चलकर जो है प्रस्तावना का आधार बनता है। और प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का दर्शन मानी जाती है, और दर्शन मानी जाती है। और इसी को जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान के पहले भाग के रूप में जो है स्थान दिया गया है संविधान में। तो इन शॉर्ट अगर कहे तो हर एक संविधान का एक दर्शन होता है, और उसी दर्शन का आधार जो था उद्देश्य प्रस्ताव था, और यही दर्शन आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप ग्रहण करता है, ठीक है दोस्तों। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या मुख्य बातें थी, क्या मुख्य सिद्धांत थे जिनके आधार पर संविधान का बेस रखा गया, और इन्हीं आधारों पर आगे चलकर संविधान का निर्माण किया गया। इन्हीं सिद्धांतों या इन्हीं आधारों के इर्द गिर्द हमारा संविधान बुना गया। कैसे, आइए देखते हैं ये कौन कौन से सिद्धांत थे। तो पहला सिद्धांत ये था कि भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनाना है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि भारत जो है किसी भी बड़ी शक्ति के अधीन नहीं रहेगा, वो संप्रभु है। संप्रभु का मतलब है अगर कोई भारत में आंख उठा के देखेगा तो वापस भारत आंख उठा के भी देखेगा, साथ ही साथ तमाचा भी मारेगा। यानी कि हम संप्रभु है, अब हम पर किसी का राज नहीं चलेगा, हम स्वतंत्र हैं, हम हर प्रकार से स्वतंत्र हैं। हम आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हैं, तो हम बाह्य रूप से भी हमारी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। विदेशों के साथ कैसे संबंध रखना है, किसके साथ कैसा व्यापार करना है, हमें खुली अर्थव्यवस्था बनना है, हमें बंद अर्थव्यवस्था बनना है, इन सभी मुद्दों पर डिसीजन लेने के लिए भारत स्वतंत्र है, ठीक है। अर्थात वो संप्रभु है, अगर कोई आंख उठा के देखेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ठीक है। स्वतंत्रता कैसे, कि हम किसी भी बड़ी शक्ति के गुलाम नहीं है, हम खुद जो है, हमारी खुद की जो जनता है, लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चुनेगी, 5 साल तक राज करेगी, और फिर उसके बाद में वापस चुनाव होगा और जनता और सरकार चुनेगी। मतलब हम स्वतंत्र है। हम भारत के लोगों में से ही कुछ लोग चुन के आएंगे जो कि हम भारत के लोगों पर शासन करेंगे, तो इसको बोलते हैं स्वतंत्रता और संप्रभुता, ठीक है। संप्रभु गणराज्य इसको बोलते हैं, ठीक है। तो भारत जो है एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य होगा, चूंकि है भी, ठीक है। भारत की संप्रभुता का स्रोत जो है भारत की जनता होगी। जी हाँ, बिल्कुल, प्रस्तावना में भी ये कहा गया है। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? हम भारत के लोग, क्या बोला गया है? हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ठीक है, ये बात जो की गई है, ये हम भारत के लोग, ये चीज इंडिकेट करती है कि संविधान की जो असली अथॉरिटी है, संविधान की जो असली शक्ति है, वो भारत की जनता में निहित है, ठीक है। यानी कि जितना भी शासन भारत में चल रहा है, उसकी शक्ति भारत की जनता में ही निहित है। कैसे? हर 5 साल में चुनाव होते हैं, चाहे वो पंचायतों के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे वो विधानसभाओं के हो, और जनता अपने एक हथियार का प्रयोग करती है, वो है मतदान। यानी कि मतदान भारत की जनता के पास में बहुत बड़ा एक वेपन माना जाता है, और उस वेपन का हर साल जनता प्रयोग करती है और अपने लिए एक उचित शासन स्थापित करती है। अगर कोई शासन गलत होता है और उस शासन से जनता खुश नहीं होती है, तो हर 5 साल के बाद में जनता को यह अधिकार है कि वो उस शासन को उखाड़ फेंके और उसकी जगह कोई अच्छा शासन स्थापित करे। तो ये क्या है? ये भारत की जनता की जो शक्ति है, यानी कि संविधान ने जिनको शक्ति दी है, संविधान की शक्तियों का जो असली ऑथराइजेशन है, वो किसके पास है? तो भारत की जनता के पास है। तो ये चीज वो दिखाते हैं, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में दूसरी बात थी कि भाई भारत की संप्रभुता का जो स्रोत है वो भारत की जनता होगी, ठीक है।
तीसरी बात है कि इस गणराज्य में भारत के समस्त नागरिकों को, यानी कि भारत के समस्त नागरिक, निवासी नहीं, यानी कि एक देश में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? एक देश में कितने प्रकार के लोग रहते हैं? तो दो प्रकार के लोग रहते हैं। पहले है निवासी, यानी कि अगर देखा जाए तो निवासी में ही दो प्रकार के लोग रहते हैं। अगर देखा जाए तो एक देश में रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं निवासी। तो ये निवासी कितने प्रकार के होते हैं? एक देश में रहने वाले लोगों को बोलते हैं निवासी। और ये निवासी कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो विदेशी भी है, जो भारत में किसी कारणवश रह रहे हैं, विदेशी, ठीक है। और एक होते हैं नागरिक यानी कि सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है वे लोग जिनके पास में भारतीय पासपोर्ट है, ठीक है, भारत की नागरिकता है उनके पास, और वो भारत के ही लोग हैं। इनका अच्छा बुरा सुख और समृद्धि जो है सब तय कौन करेगा? भारत तय करेगा। ये नागरिक है, और नागरिक होने के नाते इनको भारत गणराज्य कुछ विशेष अधिकार भी देता है, ठीक है। लेकिन जो विदेशी भारत में रह रहे हैं, पढ़ाई के लिए रह रहे हो, बिजनेस करने के लिए रह रहे हो, अपनी आजीविका के लिए रह रहे हो, उनको सिर्फ निवासी में शामिल किया जाता है। इनको नागरिकों के बराबर अधिकार नहीं मिलते। तो यहां पर निवासियों की बात नहीं हो रही है, यहां पर लोगों की बात नहीं हो रही है, यहां पर सिटीजन्स की बात हो रही है कि नहीं, भारतीय लोगों के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समानता प्रदान की जाएगी। राजनीतिक रूप से मतलब मतदान का, चुनाव लड़ने का, चुनाव में उम्मीदवार बनने का, ठीक है। आर्थिक रूप से यानी कि रोजगार के समान अवसर हो, आय की असमानता कम हो, ठीक है। सामाजिक रूप से मतलब अस्पृश्यता ना हो, भेदभाव ना हो, ठीक है, सभी का कल्याण हो। ये चीजें हैं जो सामाजिक समानता के अंतर्गत आती है। तो भारतीय नागरिकों को जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समानता प्रोवाइड करवाना, ये उद्देश्य प्रस्ताव का तीसरा मकसद था। चौथी बात अगर हम करें तो भारत के समस्त नागरिकों को, यानी कि सिटीजन्स को जो है विचार और अभिव्यक्ति, संस्था बनाने की, कोई भी व्यवसाय करने की, किसी भी धर्म और मत को मानने या न मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यानी कि यहां पर एक गंभीर बात समझिए, यहां पे जो मेन बात है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है ना, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स की बात करता है, यानी कि नागरिकों की बात करता है। यानी कि कभी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको कर सकता है, अगर निवासी आ जाए कहीं, निवासी या कोई स्टेटमेंट दे दे उद्देश्य प्रस्ताव से, कोई भी स्टेटमेंट उठा के दे दे कि भाई ये चीज है, और उसमें नागरिक की जगह निवासी शब्द लगा दे, तो समझिएगा वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। तो इस पे ये ध्यान रखने योग्य बात है कि देखो सभी जगह जो है नागरिकों की बात हो रही है, यहां पे भी नागरिक की बात हो रही है, जिसमें भारत गणराज्य के समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, तो नागरिकों की समानता की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे स्वतंत्रता की बात करें तो यहां भी नागरिकों की स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो सब जगह नागरिक है, सिटीजन है, निवासी कहीं भी नहीं रहे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उद्देश्य प्रस्ताव से कोई भी एक उद्देश्य ऑप्शन में पूछ लिया जाए और उसमें नागरिक की जगह निवासी लिख दिया जाए, तो निवासी हमेशा गलत होगा, नागरिक हमेशा सही होगा, ठीक है। ये कई बार क्या करता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए डालता है, ठीक है, और बच्चा कंफ्यूज हो भी जाता है, ठीक है। तो ये चौथी बात जो है, विचार अभिव्यक्ति संस्था बनाने, कोई भी व्यवसाय चुनने और धर्म को मानने, मत को मानने न मानने की स्वतंत्रता जो है उद्देश्य प्रस्ताव ने दी है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहां पे अल्पसंख्यकों, जो भारत में अल्पसंख्यक है, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है, जैन कम्युनिटी है, बौद्ध कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी है, ठीक है, ये अल्पसंख्यक माने जाते हैं। इनका देश में जनसंख्या रेशियो जो है कम है, तो इनके विकास के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, इनकी समृद्धि के लिए, इनके सोशल डेवलपमेंट के लिए क्या काम किया जाए ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आए, तो उनके लिए नियम कानून, ठीक है। फिर इसके अलावा अनुसूचित जातियों यानी कि एससी कम्युनिटीज जो कि अस्पृश्यता का शिकार थी उस समय, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया जाए, और पिछड़े वर्ग यानी कि चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे शैक्षिक रूप से हो, जो पिछड़े वर्ग है उनके हितों की सुरक्षा करना, साथ ही साथ उनके लिए उपयुक्त रक्षा उपाय सुनिश्चित करना संविधान का मुख्य उद्देश्य रखा गया। क्योंकि मेन चीज तो यानी कि जो जिनको वास्तव में
संविधान की जरूरत थी, जिनके लिए संविधान बनाना था, वो वास्तव में ये वही लोग थे, यानी कि अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े लोग, उन्हीं को संविधान की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। तो कहने का मतलब संविधान में प्रोविजन भी इनके लिए कुछ अच्छे किए जाए ताकि ये समाज के मुख्य धारा में आ सके, हाशिए से मुख्य पृष्ठ पर आ सके। ठीक है, तो संविधान यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो 5वां जो उद्देश्य था वो अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों से संबंधित था, उनके लिए रक्षा उपाय और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित था। छठा जो उद्देश्य था वो ये था कि देश की एकता को स्थायित्व प्रदान करना, यानी कि भारत जो है भौगोलिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भिन्नताओं वाला देश है, विभिन्नताओं वाला देश है। कई समुद्र है तो कई ठंडा रेगिस्तान है, कई गर्म रेगिस्तान है तो कई वर्षावन है, यानी कि भारत जो है भौगोलिक रूप से भी विविध देश है और जातीय और निर्जातीयता के आधार पर भी, संस्कृति के आधार पर भी, खान पान के आधार पर भी एक भिन्नताओं वाला देश है। तो अब उस पूरे देश में एक बंधुता की भावना पैदा करना ताकि देश की एकता स्थायित्व, यानी कि देश की एकता स्थायी रहे, देश की एकता को स्थायित्व प्रदान करना ताकि ये देश वापस तार तार न हो जाए। तो उसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा और इसके लिए काम करने के लिए जो है देश की एकता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक शब्द जोड़ा गया, उसको बोलते हैं बंधुता। बंधुता, ठीक है दोस्तों, भाईचारे की बात को जोड़ा गया कि भाई सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ये कहावत क्यों आई, ये कहावत क्यों जन्मी? ये इसीलिए जन्मी क्योंकि भारत की एकता को स्थायित्व प्रदान करना था, यानी कि भारत बहुत विविधताओं वाला देश है। तो अब इन्हीं विविधताओं को मिटाने के लिए अब क्या करें, तो एक स्लोगन गढ़ा गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। ठीक है, ये भाई भाई क्या है? ये है बंधुता का भाव। जैसे ये हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो एक अपनत्व वाला, एक परिवार वाला जो है बॉन्ड क्रिएट होता है, उसी को बोलते हैं बंधुता। ठीक है दोस्तों, आगे चले। भारत की प्राचीन सभ्यता को, यानी कि जो हमारे प्राचीन सभ्यताएं हैं, हमारी संस्कृतियां हैं, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, हमारे जो दुर्ग है, हमारे मंदिर है, हमारे जो रिचुअल्स है, यानी कि मूर्त और अमूर्त सभी संस्कृति, मूर्त संस्कृति मतलब जितने भी किले हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, हमारे मंदिर है, ठीक है, सभ्यताएं हैं, उनको संरक्षित रखना, क्योंकि ये हमारे पुरखों की निशानी है, ये हमारा इतिहास है, जो हमारा इतिहास दिखाता है। यानी कि जिसका इतिहास होता है उसी की वैल्यू होती है, जिसका इतिहास नहीं होता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, कहते हैं ना, जिसके बाप दादा है तो वही इज्जतदार है, अगर जिसके नहीं है तो वो अनाथ कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमारी प्राचीन सभ्यता हम संजो के रखेंगे तो हमारी वैल्यू होगी, अगर नहीं रखेंगे तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब इसमें संस्कृति में क्या है, इसमें मूर्त और अमूर्त दो प्रकार की संस्कृति होती है, यानी कि मूर्त संस्कृति और दूसरी होती है अमूर्त संस्कृति। अमूर्त संस्कृति में मतलब हमारे रिचुअल्स जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ठीक है, और भी कई सारी हमारे गीत, खान पान, ठीक है, ये सारी हमारी अमूर्त संस्कृति है। हमारे दुर्ग, भवन, मंदिर, ये हमारी मूर्त जो है धरोहर है। इनका एक उचित स्थान व अधिकार दिलाना, इनको एक उचित स्थान और इनका एक अधिकार जो है दिलाना, ठीक है, इनका संरक्षण करना बेसिकली। तथा विश्व शांति, यानी कि विश्व, यानी कि भारत हमेशा से वासुदेव कुटुंबकम की नीति को सारभूत करता है, और वासुदेव कुटुंबकम की नीति यानी कि पूरे विश्व एक परिवार की नीति लेके चलता है। तो भारत क्या कहता है कि भारत ये कहता है कि विश्व शांति में हमें सहयोग देना है और मानव कल्याण के लिए हमें कार्य करना है। ठीक है, मानव कल्याण और विश्व शांति में हमें योगदान देना है, हमारा योगदान सुनिश्चित करना है। तो अगर हम देखेंगे तो इन्हीं 6-7 बिंदुओं पर भारतीय संविधान रचा गया है और लिखा गया है। ठीक है, और हमारा संविधान जो है इन्हीं के आसपास घूमता है। ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्रस्तावना ही एक इन्हीं मतलब उद्देश्य प्रस्ताव से निकला हुआ अंश ही प्रस्तावना है, और उस प्रस्तावना के इर्द गिर्द ही, उद्देश्य प्रस्ताव के इर्द गिर्द ही भारतीय संविधान को रचा गया है। ठीक है, और अंगीकृत किया गया है। ये समस्त तत्व जो है, ये समस्त दार्शनिक तत्व जो है वस्तुतः लोकतांत्रिक गणराज्य के आदर्शवादी मूल्य होते हैं। ठीक है, और ये मूल्य ही शासन को ये मूल्य ही शासन में मूलभूत होते हैं, जिनके माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य और प्रगतिशील
समाज की रचना संभव हो पाती है। तो ये पूरा के पूरा जो है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसके माध्यम से संविधान को रचा गया और संविधान को एक मूर्त रूप दिया गया। ये जो चीजें हैं ये संविधान के दार्शनिक हिस्से में भी आती है, दार्शनिक पहलुओं में भी आती है। ये संविधान का दर्शन है। अगर हम कहें उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना जो है संविधान का दर्शन मात्र है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये जितने भी वर्ड्स है ये संविधान के दर्शन को जो है इंडिकेट करते हैं, या संविधान के दर्शन को बताते हैं। ये जो चीजें हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मेंस का एक आरएस मेंस का एक टॉपिक है संविधान का दार्शनिक आधार, वो पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।